स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जो है रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया, यानी एक बार फिर ओलावृष्टि, बारिश और आंधी जो है वो देखने को मिलेगी और रविवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया। ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में ओलावृष्टि की आशंका जताई जा रही है। तो यह खबर आपको बता दें देहरादून से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर उत्तराखंड में जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, अलर्ट जारी कर दिया है। ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ का अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने यह अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और नैनीताल में ओलावृष्टि की आशंका जताई जा रही है। तो यह खबर आपको बताते चले देहरादून से सामने आ रही, प्रदेश में एक बार फिर बारिश और जो है तेज हवाएं चलने का अलर्ट जो है जारी किया गया है। रविवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय पांडे देहरादून से हमारे साथ क्या कुछ जानकारी मिल रही है। विभाग की ओर से एक बार फिर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया, क्या कुछ चेतावनी दी गई है? पूरे उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज के लिए चेतावनी जारी की है और कई जगह पर काफी चलने के लिए मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि प्रदेश के जो अधिकांश हिस्से हैं वहां पर आज हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। तमाम जगहों पर तेज गति से हवाएं चलेगी और कई जगह पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। सभी लोग अलर्ट रहे। देखिए, पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा जिला नहीं बचा हुआ है जिस तरह से आज चेतावनी जारी की गई है। देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, ये हरिद्वार सभी जिलों में के लिए चेतावनी जारी की गई है। और सबसे मौसम विभाग ने यही अपील की है कि फिलहाल जो बहुत जरूरी नहीं हो, खासतौर पर जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर लोग यात्रा न करें, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से, अंधड़ की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। अच्छा, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो मौसम चाहे कोई भी हो, इसके चपेट में जो वहाँ की जनता है वो बखूबी पिसती है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर जब मानसून की शुरुआत हो चुकी है, गर्मी कहीं ना कहीं भर भर के देखने को मिल रही है और ऐसे में हम देखें पर्यटन के लिहाज से भी असर पड़ता है, साथ ही साथ जो वहाँ की आम जनता है उनको भी इसका खामियाजा जो है वो झेलना पड़ता है। और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां विभाग की तरफ से? देखिए, जो ही खास तौर पर आपदा प्रबंधन को लेकर के लगभग अलर्ट रहता है। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से समन्वय बना करके काम करने के लिए उनको निर्देशित भी किया जाता है और समय समय पर अधिकारियों की बैठकें भी होती हैं। और इसके साथ साथ मौसम विभाग की ओर से जो चेतावनी जारी होती है उसको सभी विभाग जो है काफी करते हैं और उस चेतावनी के बाद समन्वय बना करके काम करते हैं। तो ऐसे में तमाम जगहों पर पहले से ही बहुत से ऐसे उपकरण हैं जो तैयार किए गए हैं कि आपदा जैसी स्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है तो उससे कैसे निपटा जाए। और जैसे कि इस समय काफी संख्या में अब पर्यटक भी उत्तराखंड हैं, तो पर्यटकों को सुरक्षित रखने के लिए उनको भी अलर्ट किया जा रहा है और जिन जिन जगहों पर वो ठहरे रहते हैं, रुके रहते हैं, वहाँ पर भी उनको कहा जाता है कि मौसम विभाग की ओर से जब चेतावनी जारी होती है और मौसम विभाग से समन्वय बना करके अधिकारी काम करते हैं तो उनको आगे कहीं यात्रा करने के लिए नहीं जाने दिया जाता है, उनको रोका जाता है। और इसके अलावा जो जिला प्रशासन की टीम है, डीआरएफ की टीम है, डीआरएफ की टीम है, वो भी तमाम कर रहती है ताकि अगर विपरीत परिस्थितियां कहीं पर देखने को मिलती है तो वहाँ पर त्वरित गति से वहाँ पर राहत और बचाव कार्य किए जा सके और बचा जा सके। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो ये जानकारी आपको बता दें, मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है।
और बढ़ते हैं आगे। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है। हालांकि यात्रा मार्गों पर स्पेशलिस्ट और डॉक्टरों की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, लेकिन इस कमी को दूर करने के लिए डीआरपी यानी कि डॉक्टर्स रिस्पॉन्स प्लान के तहत डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए इसको लेकर बताया कि विभाग लगातार स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत कर रहा है और जहां भी स्टाफ की कमी है उसे प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की स्वास्थ्य सुविधा में कमी ना हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कि एक जो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम के अंतर्गत जो हमारे धाम में, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है, तो स्पेशलिस्ट की जो 3 महीने की डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम का जो कोर्स होता है उसको सर्टिफाई करें अगर वो धाम में आके अपनी सेवाएं देने के इच्छुक हैं। तो इसी के क्रम में एनएमसी ने हमारा जो प्रपोजल है उस पर मुहर लगाई है और इसके लिए मैं जो है भारत सरकार का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और एनएमसी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनकी पहल से जो है ये संभव हुआ। और इससे एक चीज़ ज़रूर होगा कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे और इनको हम यात्रा मार्ग में डिप्लॉय कर पाएंगे और इनको हम सर्टिफाई भी करेंगे। सर सुरक्षित की एक और वहीं बढ़ते आगे देहरादून से एक और जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 4 नई हेली सेवाएं शुरू की जाएगी। प्रदेश में हवाई सेवाओं का लगातार बढ़ रहा दायरा, 30 अप्रैल से अलग अलग जगह पर हेली सेवा शुरू की जाएगी। सहस्त्रधारा से गौचर और जोशियाड़ा के बीच हेली सेवा की शुरुआत वह उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से इसको लेकर काम भी जारी है। 15 मई से सहस्त्रधारा से पौड़ी और श्रीनगर के बीच हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो ये जानकारी सामने आ रही, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से इसको लेकर काम भी चल रहा है, लगातार जारी है और 30 अप्रैल से अलग अलग जगहों पर हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। तो हवाई सेवाओं का जो दायरा है प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और देहरादून से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी अब कहीं ना कहीं ये जो आवाजाही है इसके जरिए आसान हो जाएगी। और एक बार फिर से अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके से देखिए अब हेली सेवाओं की ओर जो है लगातार काम किए जा रहे हैं, अब 4 नई हेली सेवाएं प्रदेश में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां के लिए शुरुआत होने जा रही देहरादून से, क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? देखिए जोशियाड़ा और श्रीनगर, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के तमाम क्षेत्रों में अगर हेली सेवाओं का प्रारंभ किया जा रहा है, शुभारंभ किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए काफी अच्छी पहल है और पूरे प्रदेश के तमाम जगहों पर हेली सेवाएं इस समय संचालित की जा रही हैं और जिन जिन जगहों पर अभी हेली सेवाओं का संचालन नहीं हो पाया है उन जगहों के लिए कवायद की जा रही है ताकि हर क्षेत्र को हेली सेवाओं से जोड़ा जाए, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो अन्य जगहों से, अन्य राज्यों से भिन्न है और तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं आवागमन को लेकर के उससे कैसे बचा जाए, कम समय में उन जगहों पर पहुंचा जाए, इसको लेकर के सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और इसी पहल के तहत अब 30 अप्रैल को एक बड़ी कवायद की जा रही है। इसके साथ साथ 15 मई से भी हेली सेवाओं का जो शुभारंभ हो रहा है श्रीनगर और पौड़ी के लिए, वो भी एक अच्छी पहल है, क्योंकि एक तो इससे समय बचेगा और लोगों को ज्यादातर सुविधाएं भी मिलेंगी। और आप समझ सकती हैं कि पहाड़ी राज्य में खासतौर पर जो बरसात का सीजन होता है उस समय काफी परेशानी होती है, तमाम जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। इसके अलावा समय समय पर बारिश और बर्फबारी के चलते भी सड़कें अवरुद्ध होने की वजह से दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में अगर हवाई सेवाओं का संचालन होता है और व्यवस्थित तरीके से उसका संचालन जारी रहता है तो ये लोगों के लिए काफी अच्छी पहल होगी, खासतौर पर पर्यटकों के लिए अच्छी पहल होगी, तीर्थाटन के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छी पहल है। और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं जो देहरादून आवागमन करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी काफी अच्छी पहल
ये रहेगी और पूरे प्रदेश के जो तमाम हिस्से हैं उन सभी जगहों को हेली सेवाओं से जोड़ने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। यानी कि ये माना जाए कि आगामी दिनों में और भी इसको लेकर दायरा बढ़ाने के लिए सरकार काम कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी आपको बताते चले अब एक बार फिर से जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी पहल है और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अब इसकी शुरुआत की जा रही है और हवाई जो यातायात है इसका जो दायरा है वो प्रदेश में बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं अब पूरी तैयारियां देखने को मिल रही है और इसी के तहत एक बार फिर 4 अलग अलग जगहों के लिए इन सेवाओं की को जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से इसको लेकर काम भी जारी है। 15 मई से सहस्त्रधारा से पौड़ी और श्रीनगर के बीच जो है शुरू होगी और 4 पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 4 नई हेली सेवाएं की शुरुआत होने जा रही है। और वहीं पूरे देश में जहां एक तरफ वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर लाए गए वक्फ संशोधन एक्ट 2025 की चर्चाएं हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी वक्फ की संपत्तियों की चिंता कर रही है, क्या उस तरह से तमाम हिंदुओं के प्रतिष्ठित संस्थानों की खुर्द-बुर्द हो रही जमीनों को भी चिंता कर रही है या फिर नहीं। दरअसल मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बद्री केदार मंदिर समिति की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया और साथ ही उसके जरिए सरकार को भी घेरा है। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि बद्री केदार मंदिर समिति की लाखों करोड़ों की जमीन पर कब्जा है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इन जमीनों को बद्री केदार मंदिर समिति अपने अधीन लाने में समर्थ नहीं हुआ। कांग्रेस विधायक ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि बीकेटीसी की जमीनों पर हुए अवैध कब्जे पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। काजी निजामुद्दीन के इस बयान पर उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा नेता शादाब शम्स ने कहा है कि बीकेटीसी से वक्फ बोर्ड की तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। अगर बद्री केदार मंदिर समिति की तुलना करनी है तो वह दरगाह शरीफ से कर सकते हैं, जिसके पास 15 से ज्यादा संपत्तियां हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से दरगाह शरीफ में किसी गैर हिंदू की एंट्री नहीं है, उसी तरह बीकेटीसी में भी ये सा प्रावधान है। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है और देहरादून जो उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पर 50 बीघे के लगभग जमीन है जो आज अरबों रुपए की कीमत जिसकी है। और रामनगर में है, लखनऊ में चारबाग स्टेशन के सामने है, लखनऊ रेलवे स्टेशन के सामने है, आसपास है, और अमीनाबाद लखनऊ में है और देश के बहुत सारे हिस्सों में मंदिर समिति की जमीनें हैं। जब वक्फ की संपत्ति की चिंता अगर भारत सरकार कर रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की संपत्तियों पर जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उस पर जो अवैध कब्जा है उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ध्यान दे। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आ जाते हैं। अगर कांग्रेस के विधायक धर्म वर्सेस धर्म की बात करते हैं, उनसे पूछे वो एक अगर बीकेटीसी का मुकाबला आप वक्फ बोर्ड से नहीं कर सकते, बीकेटीसी का मुकाबला आप मेरे कलियर शरीफ से कर सकते हैं, दरगाह कलियर। उसके पास भी 20-25 दरगाहों का मामला है, संपत्तियां हैं, तो वहां किसी भी गैर मुस्लिम को उसमें नहीं रखा जा रहा है, तो बीकेटीसी का मामला नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि उनकी संपत्तियों की भी जांच सबकी कराएंगे ना, जांच एक कांग्रेसी की जांच कराएंगे। जैसे ही सोनिया जी की और राहुल जी की जांच की बात आती है तो आप फुदक जाते हैं। अभी तो जांच ऊपर से शुरू कर रहे हैं, नीचे तक आने दीजिए, चिंगारी अपने आप लगेगी, अपने आप फुदक रहे हैं। हम उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में और देहरादून में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर खास जोर देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि सभी निर्माण कार्य
तय सीमा के भीतर पूरे किए जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में किसी भी तरह की बाधा ना आए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता है दूरस्थ इलाकों तक मजबूत सड़क नेटवर्क पहुंचे और इसके लिए सभी विभागीय जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं। और खबरों में बढ़ते आगे, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उच्च जोखिम गर्भावस्था यानी कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को चिन्हित करने पर काम कर रहा है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने इसको लेकर कुछ समय पहले जिला स्तरीय बैठक की थी और इस बात पर डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करने के लिए हमने सभी ब्लॉक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और सभी एएनएम सेंटरों में ग्लूकोमीटर के साथ सभी जरूरी उपकरण और यूरिन की जांच की व्यवस्था रखने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के 10 मुख्य बिंदुओं को स्वास्थ्य केंद्रों में जनता को दिखाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे सही समय पर गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जा सके। देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि सब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जांच करने का जो एल्बुमिन जांच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी मेमोरी में चीजें नहीं रहती है। तो देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को अगर हम कम करना है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा अहम उसमें पड़ाव है। तो कैसे हम समय से हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें, उसके लिए हमने कहा कि सब जो एएनएम सेंटर है उस पर बीपी इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, सभी जगह वेइंग मशीन होनी चाहिए, उनका ग्लूकोमीटर होना चाहिए, चेक हीमोग्लोबिन भी सबको प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में यूरिन की जांच करने का जो एल्बुमिन जांच करते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। और जो 10 जो पॉइंट हैं जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिफाइन करते हैं, 10 जो बिंदु हैं वो भी सबके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, ताकि कई बार होता है कि आदमी मेमोरी में चीजें नहीं रहती है। तो देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी को और हरिद्वार में अब अपराधियों की खैर नहीं है। पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इन्हें जिला बदर कर दिया है और ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है और लगातार क्षेत्र में दहशत फैलाने की शिकायतें भी मिल रही थी और उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दोनों को जिला बदर कर दिया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। बढ़ते आगे, हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शिव शक्ति टेंट हाउस में भीषण आग लगी और आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में टेंट हाउस का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और जैसे ही आग की सूचना मिली, मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां पहुंची। 8 दमकल कर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग के कारणों की भी विस्तार से जांच की जा रही है। और टिहरी में शनिवार को जिला सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति यानी कि दिशा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने की और बैठक में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, पिछली बैठक के निर्णयों के अनुपालन और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने नवनियुक्त नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों का स्वागत करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर सोच समझकर काम करना चाहिए ताकि जिले के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। और उन्होंने ये भी कहा कि जनपदों में सभी विभाग अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह कार्य होते रहे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए किसी भी विकास कार्य में रुकावट ना आए और अगर कोई समस्या सामने आती है तो संबंधित अधिकारी समय रहते उससे अवगत कराएं ताकि समय से उसका समाधान किया जा सके।
साल भी शुरू होने वाले हैं। आने वाले यात्रियों को और हमारे लोकल लोगों को बहुत बहुत मैं चाहती हूँ कि अच्छा हो, अच्छी तरह से चले, क्योंकि चार धाम यात्रा हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को इस तरह से हमारे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है टूरिज्म के लिए क्योंकि ये तो भगवान के इसको अच्छा होने का बहुत ज़रूरी है और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। जो सुविधाएं हम दे सकते हैं उन लोगों को देंगे। इसको जो आने वाले लोग हैं सबको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। इस साल भी शुरू होने वाले हैं। आने वाले यात्रियों को और हमारे लोकल लोगों को बहुत बहुत मैं चाहती हूँ कि अच्छा। और वहीं हल्द्वानी मुखानी थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा से बैंक्वेट हॉल में सामूहिक दुष्कर्म का मामले में अब पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो पुलिस की पकड़ से अभी भी 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी नितिन लोहानी ने बताया कि पीड़िता के परिवार की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर पुलिस 3 युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा के एक दोस्त अपनी 2 पिथौरागढ़ निवासी 2 अन्य दोस्तों के साथ एक बैंक्वेट हॉल में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और घटना का परिवार वालों को तब पता चला जब बेटी घर पर फोन कर अपने दोस्तों से बात कर रो रही थी। पीड़ित छात्रा के परिवार वालों ने मुखानी थाने में इसको लेकर तहरीर दी है और पूरे मामले की उन्होंने इसमें जानकारी दी। नाबालिग का पॉक्सो का मामला आया था, जिसमें गैंगरेप का भी पुष्टि हुई थी मुखानी थाना क्षेत्र में। तो उसमें वहीं के एक बैंक्वेट हॉल में ये चीज़ें थी। इसमें एक अभियुक्त की अरेस्टिंग हो चुकी है, 2 अभी हमारी रेंज में जल्दी आ जाएंगे, उनको भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। और इसके साथ साथ आगे की जो भी जांच है, जो विवेचना है, वो सारा विश्लेषण हो रहा है। जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। देखिए, मुझे लगता है बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ बच्चे जो हैं ज़रूरत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो रहे हैं। तो एक महान हमारे साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था, फियर द डे व्हेन मैनकाइंड टेक्नोलॉजी वुड टेक ओवर द मैनकाइंड एंड दैट डे वुड स्टार्ट क्रिएटिंग अ जनरेशन ऑफ इडियट्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों में भी रिश्ते ढूंढते हैं हम सोशल मीडिया पे। रियल लाइफ में हम रिश्ते ढूंढना छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है कि हम असली रिश्तों की तरफ जा रहे हैं या नहीं। और इस तरीके के जो भी थोड़े बहुत इन्फैचुएशन है, बॉन्ड्स होते हैं, उस एनर्जी को सही जगह पे लगाया जाए। उसमें बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा मासूम है, अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें, बच्चों के साथ संवाद को बढ़ाएं। नाबालिग का पॉक्सो का मामला आया था, जिसमें गैंगरेप का भी पुष्टि हुई थी मुखानी थाना क्षेत्र में। तो उसमें वहीं के एक बैंक्वेट हॉल में और श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जा रहे बारातियों से भरी एक बस में खांगरा के पास अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। बद्रीनाथ हाईवे पर खांगरा के पास अचानक आग लगने से आग की लपटें इतनी तेजी के साथ उठी कि सवारियों में अफरा तफरी मच गई और इसके बाद चालक ने वाहन को रोका, फिर सवारियों को नीचे उतारा और स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए पानी और फायर सिलेंडर की व्यवस्था कर आग पर काबू पाया और इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो बारातियों से भरी बस में आग लगी है रुद्रप्रयाग का यह मामला। हालांकि किसी के भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए 4 TV न्यूज़।